ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। सबसे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो इस मौके पर। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वयोवृद्ध नेता श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी नवचयनित अभ्यर्थीगण, उनके अभिभावकगण, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बन रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे, मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा, जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश था 17 के पहले भी था, लोग वही थे। यहां पे भी जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी दशकों काम करते हुए हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक संदेह हुआ करता था। एक बड़ी आबादी को संदेह के दायरे में इस मशीनरी ने खड़ा करके रखा हुआ था, लेकिन 7 वर्ष में लोग वही, प्रदेश वही, विभाग वही, केवल कार्य संस्कृति बदली। आज करोड़ों लोगों की पहचान का संकट नहीं, बल्कि वह कहीं जाता है तो सीना तान करके कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश वासियों को सम्मान प्राप्त होता है। ये जो भी हुआ है, ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लेने का मैकेनिज्म तैयार किया, अपनी कार्य पद्धति में शुचिता और पारदर्शिता को महत्व दिया, ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। अगर पहले की तरह ही हम घुमाने की आदत डालते, याद रखना उस व्यक्ति को तात्कालिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन वह लाखों और करोड़ों लोगों की बद्दुआ से कभी बच नहीं सकता। और खासतौर पर अधिकारी संवर्ग में दोनों तीनों प्रकार की जो कैटेगरी यहां पर बैठी हुई है, उन सबसे मैं यही कहूंगा, आपके पास अपने सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बद्दुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को, पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, फिर कोई पूछने नहीं जाता, झांकने नहीं जाता, और उसमें से बहुत सारे अधिकारियों को तो मैं यही सचिवालय का चक्कर लगाते हुए देखता हूं। क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं, कहते साहब मेरा एक काम अटका हुआ है। मैं कहता हूं सब तुम्हारे ही उत्तराधिकारी हैं जो तुम्हारा काम अटका रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है। यही काम तुम भी करते थे,
काम किए हो, फल तो वही काटोगे जो बीज बोया है। और इसीलिए आपने देखा होगा पूरी प्रक्रिया में पहली बार किसी आयोग या बोर्ड के द्वारा चयन की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा किया गया। 9 महीने के अंदर आपकी पूरी परीक्षा की प्रणाली और पूरे रिजल्ट को देने में मात्र 9 महीने के अंदर ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। न कोई सिफारिश, न कहीं से कोई हस्तक्षेप, और जहां पर जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है, उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज वो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है और इसी शुचिता और पारदर्शिता का परिणाम है कि गत 7 वर्ष के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में लेने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर हमारी मशीनरी के कार्य की स्पीड के कारण प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश के अंदर ही प्राप्त हुई। अलग अलग सेक्टर में उसे आगे बढ़ने का प्रयास, उसको एक अवसर प्राप्त हुआ और आज हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम यहाँ की पर कैपिटा इनकम पे पड़ा है, यूपी की जीडीपी पे पड़ा है। यूपी देश के अंदर आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आया है। ये तब होता है जब कहीं कार्य होता है, जब एक साथ मिलकर के पूरी मशीनरी टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने का कार्य करती है और आज उसके परिणाम भी हम सबके। आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के इंजन के रूप में आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है और उसमें खासतौर पर डिप्टी कलेक्टर, अब तो टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है और मुझे लगता है कि जब तक आप फील्ड में आएंगे तब तक हम लोग राजस्व के सभी कार्यों को पूरी तरह डिजिटाइज करने में सफल हो चुके होंगे। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि आज भी विवाद का कारण राजस्व से संबंधित ज्यादा मामले पड़े हुए हैं। अगर इन मामलों को समयबद्ध तरीके से बैठने की आदत डिप्टी कलेक्टर अपनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे जो लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। अब इसके बाद एक और बड़ी खबर दे देते हैं जो निकलकर सामने आ रही है। आज अयोध्या के दौरे पर भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। अंबेडकर नगर से अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यहां 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम का दर्शन पूजन के बाद सीएम पहुंचेंगे जीआईसी मैदान। जीआईसी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो यानी लखनऊ के बाद अयोध्या के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि दौरा प्रस्तावित है। रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी में लेंगे भगवान का आशीर्वाद और उसके बाद जीआईसी के मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम जो लोग वहां मौजूद होंगे उन्हें 1000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की सौगात इस मौके पर दी जाएगी। बड़ी जानकारी। आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के बाद अंबेडकर नगर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को मिलने वाली है। आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 1100 किलो के नगाड़ा अयोध्या पहुंच चुका है। यानी 110 यानी 1100 किलो का नगाड़ा पहुंचा है। रामलला की आरती में इस नगाड़े का हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा, उसे बजाया जाएगा। करीब 100 वाहनों के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। 500 राम भक्तों ने इस नगाड़े को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह बड़ा सा नगाड़ा राम के दरबार में अब पहुंच चुका है
अमेठी में समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित बेहद करीबी गुड्डा देवी के घर ईडी ने छापेमारी की है। यानी उनके बेहद करीबी गायत्री प्रजापति के करीबी हैं गुड्डा देवी, उनके घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा ईडी के अधिकारी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवास पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक खनन मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं उनके करीबियों के घर पर यह छापेमारी की जा रही है और लगातार ये छापेमारी जारी है। तो साफ तौर पर आधा दर्जन ईडी के अधिकारी गायत्री प्रजापति के आवास और गुड्डा देवी जो उनके करीबी मानी जा रही हैं उनके आवास पर छापेमारी कर रही हैं। खनन मामले में आरोपी हैं। आरोपों के चलते ईडी का ये छापा पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिकारी इस वक्त भी ईडी की छापेमारी में शामिल हैं और ठिकानों पर लगातार खनन मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी कार्यवाही। पूर्व कैबिनेट के मंत्री हैं गायत्री प्रजापति जिनके घर पर ईडी का छापा पड़ा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मिराज खान फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर छापा और उनके करीबियों पर छापा पड़ रहा है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है वहां से? चलिए इनके पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो लगातार बता देते हैं कि करीबियों के घर पर भी गायत्री प्रजापति जो कि कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं एक सरकार में, उनके घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी ऐसे वक्त पर हो रही है जब लगातार लोकसभा का चुनाव का बिल्कुल करीब है। अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने गुरुवार सुबह पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर छापा मारा है। टीम करीब 4 घंटे से जांच पड़ताल कर रही है। प्रजापति की महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। दोनों घरों के बाहर भारी संख्या में सीआरपीएफ की तैनाती भी है, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। दरअसल गायत्री प्रजापति हमीरपुर अवैध खनन मामले में आरोपी हैं। अवैध खनन घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं। पिछले दिनों इसी मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए तलब किया था। हमीरपुर का यह अवैध खनन का मामला है। हालांकि अखिलेश पेश नहीं हुए। अब गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। सुबह करीब 5:30 बजे 4 गाड़ियों में परिवर्तन निदेशालय के 12 से ज्यादा अधिकारी प्रजापति के घर पहुंचे हैं और उसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री के यहां उनकी पत्नी मौजूदा विधायक महाराज जी प्रजापति और छोटा बेटा अनुराग के अलावा सभी सदस्य मौजूद थे जब ये छापेमारी की गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मिराज खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हमीरपुर का मामला है जिसमें अखिलेश यादव को भी पहले ही तलब किया जा चुका है सीबीआई की तरफ से, और अब ये छापेमारी ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव नजदीक। तो चलिए मिराज के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल तकनीकी कारण की वजह से उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की बानगी। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने अहम और बड़ा बयान दिया है। हम सभी सीटों पर जीतेंगे और 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सीए कानून पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, बीजेपी सत्ता के घमंड में कुछ भी कर सकती है। पार्टी का आदेश मिला तो मैं जा रहा हूं, जनसंपर्क करूंगा और बदायूं की सीट को जीत के आऊंगा। भाजपा आपको घरेलू सीट पे अपने अपने प्रत्याशी जैसे कि मैनपुरी में जयवीर सिंह को उतारना या केशव प्रसाद मौर्य उतार सकते हैं? अरे दूसरे की पार्टियों की क्यों बात? नहीं, घरेलू सीट पे घेरने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जीतेंगे सब जगह। इन्हें तो देखो अभी तक तो कई ऐसी सीटें हैं प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली धरना देने जा रहे किसानों को मौरानीपुर स्टेशन पर रोक दिया गया। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर रेलवे स्टेशन में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जहां पर इन्हें पहले ही रोक दिया गया। तस्वीरें आपको इसी स्टेशन की दिखा रहे हैं। मौरानीपुर स्टेशन का ये नज़ारा है जहां किसान जो आज दिल्ली कूच पर दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोक लिया गया है। वाराणसी में खरमास को लेकर काशी विश्वनाथ ज्योतिष
परामर्श पंडित श्यामधर शास्त्री से TV27 ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर खरमास में किन बातों का खास ध्यान रखें और क्या कुछ करें और क्या कुछ ना करें। पहले आप हमें ये बताएं कि मलमास कब से कब तक रहने वाला है? मलमास इस वर्ष 14 मार्च 2024 से लेकर के 14 अप्रैल 2024 तक रहेगा। मलमास जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं उसको हम मलमास कहते हैं। जैसे खरवास जो होता है, खरवास में सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और मलमास में जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस काल को हम मलमास के रूप में जानते हैं, जो 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक रहेगा। अब विशेष रूप से मलमास में जो निषेध है, शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि मलमास भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादी विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। यहाँ तक कि धर्म शास्त्रों में निषेध है कि नवीन वस्त्र भी नहीं खरीदना चाहिए। यानी मलमास में क्या होता है, विशेष रूप से सूर्य और चंद्र का जो डिफरेंस होता है गति में, उसको मेंटेन किया जाता है या उसको संतुलित किया जाता है। इसीलिए मीन राशि में संक्रमण को हम मलमास के रूप में जानते हैं। मीन राशि में जैसे ही सूर्य संक्रमित होते हैं वो मलमास हो जाता है। तो आचार्य जी ने ये बताया कि मलमास का कोई मतलब कि वैज्ञानिक धारणा भी है? बिल्कुल, मलमास का जो वैज्ञानिक धारणा है, इस पर आप ध्यान दें, ऋतु परिवर्तन होता है। जैसा आप पाइएगा कि शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में हम प्रवेश करते हैं तो उस समय जो शारीरिक असंतुलन होता है, प्राकृतिक प्रदत्त जो असंतुलन होता है, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो मलमास में ज्यादातर शारीरिक असंतुलन बना रहता है। हाँ, शारीरिक असंतुलन रहता है और साथ ही इसलिए मांगलिक कार्य निषेध किया गया है, क्योंकि सूर्य का मीन में प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं। मलमास का क्या महत्व रहा है अभी तक? मलमास का विशेष रूप से यही महत्व है कि शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। विशेष रूप से शादी ब्याह धर्म कर्म से संबंधित किसी भी तरीके का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। मलमास का सबसे ज्यादा निषेध ये देखा जा रहा है कि इसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसके अलावा मलमास में और कोई ऐसी प्रक्रिया जो ना की जाती है? मलमास में अगर पूजा पाठ जप ध्यान योग करते हैं तो विशेष लाभप्रद होता है। बस विवाह और मांगलिक कार्य नहीं, बाकी और सारे आप कार्य कर। तो आप हमारे साथ सुन रहे थे अभी शास्त्री जी को, जिन्होंने मलमास के बारे में हमें काफी जानकारी दी कि हम उसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं आंचल सिंह रघुवंशी, बनारस। बुलंदशहर के डिबई इलाके में शराब पी रहे दो युवकों में हुए विवाद में फायरिंग से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक के परिजनों ने गोली चलाने वाले युवक की पीट कर जान ही ले ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुबई के गांव चिरौरी में आज रात में अभी 9 बजे के आसपास विनोद और नेम सिंह, जो कि अगल बगल रहते हैं और एक दूसरे के परिचित हैं, उनका आना जाना आपस में बैठकर विनोद के घर में शराब पी रहे थे। दोनों के बीच में आपस में किसी का बात को लेकर वाद विवाद हुआ, जिस पर विनोद के द्वारा फायर कर दिया गया, जिसमें नेम सिंह को गोली लगी और उसे अस्पताल भेजा गया। इसी बीच विनोद वहां से भागा और जिस पर नेम सिंह के परिजनों ने घेर कर उसके साथ मारपीट की और उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया। दोनों की जहां अस्पताल में मृत्यु हो गई है। मौके पर तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस बल पहुंचा है और फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी पहुंचे हैं। उस घटना की छानबीन जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ कदीम राजपूत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कदीम, क्या है ये पूरा मामला और शराब के नशे में इतना ज़्यादा कोई बेहोश होने लग जाता है कि वो कट्टा बंदूक तक निकाल लेता है? बिल्कुल अंकित, आपको बता दें कि बुलंदशहर में 2 लोगों की आपस में हत्या कर दी गई है, जो कि वहीं दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बता दें कि अंकित, बुलंदशहर के कोतवाली डिवाइस क्षेत्र के चिचौरी गांव में दोनों दोस्त आपस में दारू पी रहे थे, जो कि दोनों पड़ोसी युवक बताए जा रहे हैं, जो कि मामूली विवाद हुआ था। मृतक विनोद कुमार के घर पर जो कि ये शराब पार्टी चल रही थी। बता दें कि अंकित, नेम सिंह और विनोद दोनों पड़ोसी थे। वहीं पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि अंकित, दोनों दोस्तों में शराब पार्टी के दौरान दारू पीने को लेकर ये मामूली
विवाद हुआ था, जिसके बाद नैम सिंह के दोस्त विनोद ने नैम सिंह को फायरिंग की थी, जो कि जानकारी के अनुसार बता दें कि विनोद नामक द्वारा चलाई गई गोली नैम सिंह को जा लगी। बता दें कि अंकित, सूचना पर पहुंची पुलिस ने नैम सिंह को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उपचार के दौरान नैम सिंह की मौत हो गई है। जिसके बाद गुस्साए नैम सिंह के परिजनों ने भी गोली चलाने वाले विनोद की भी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी है, जो कि दोनों ही लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरे मामले में डिवाई पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस गंभीरता से पूछताछ भी कर रही है। वहीं पुलिस का दावा है अंकित की दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दें अंकित की कोतवाली डिवाइस क्षेत्र के गांव चिरौरी में भारी पुलिस बल तैनात है, वहीं साथ ही आला अधिकारी जो है वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। पूरा मामला बुलंदशहर में अंकित कोतवाली डिवाइस क्षेत्र के गांव चिरौरी का है, जहां पर मामूली विवाद में दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जी ठीक है कदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मैनपुरी में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की सड़क पर ही मौके पर मौत हो जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर यूपी के आगरा से है। आगरा थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में सुबह करीब 5 बजे एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है। आग की विकरालता को देखते हुए लपटें दूर से देखी जा सकती हैं और आसपास के रहने वाले लोगों में इसको लेकर अफरा तफरी मच जाती है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और कई दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम आग पर किसी तरह काबू पा लेती है। मुरादाबाद में जीआरपी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जहर खुरानी गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सीओ जीआरपी देवी दयाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आसिफ ट्रेन में जहर खुरानी की घटना को अंजाम देता है। पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर यह पूरा कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अभी उसका नाम आसिफ है और ये अमरोहा का रहने वाला है। विशेषता है इसकी ये है कि ये जहर खुरानी का कार्य करता है। ये चाय में या किसी एलिमेंट्स में तत्व जहर देता है। जब बेहोश हो जाते हैं उनका सामान लेके चला जाता है। इसी तरह से हमने पिछले जनवरी के लगभग एक घटना की गई थी। उसके बाद अभी अमरोहा के पास कजरौला के पास ने घटना किया जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। आज मुझे फिर मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि ये यहाँ लोकल, क्योंकि स्टेशन से नहीं चढ़ता था, बीच से चढ़ता था जिससे कैमरों में ना आए। तो ये वहाँ पर पता चला कि उसकी जो ट्रेन रुकेगी उसी में चल करके और घटना का अंजाम होगा, जिससे हमारे द्वारा मुखबिर की सूचना पे वहाँ जाल बिछाया गया। इससे बताया गया कि आप